आज अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या पॉलिसीज लाई है फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूथ। तो डेवलपमेंट ऑफ यूथ के लिए जो भी स्कीम्स आती है या पॉलिसीज आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। सो पहली स्कीम है या पॉलिसी है नेशनल यूथ पॉलिसी 2024, जिसको लॉन्च किया था फरवरी 2014 में। साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग यूथ इनटू प्रोडक्टिव वर्क। यूथ यानी क्या, जो 19 से 25 के एज तक जो भी लोग हैं, या फिर 19 भी नहीं, करीब 15 से 25 तक जो यूथ है या फिर जो हमारी वर्क फोर्स है या चिल्ड्रन है, उन्हें हम यूथ कह सकते हैं। तो इन यूथ को प्रोडक्टिव वर्क फोर्स के जैसे काम कराना, उनको राइट एजुकेशन देना, उनको राइट स्किल्स देना और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, ये इस जो स्कीम है या पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप देखिए तो एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना एंटरप्रेन्योरशिप के जो है अपनी कंट्री डेवलप नहीं हो पा सकती। कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप कंट्री कैनॉट प्रॉस्पर। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी क्या है, नई नई बिजनेस आइडियाज यूज करना और अपने प्रोडक्ट्स को और बिजनेस को कंट्री में चलाना, कंट्री के बाहर चलाना, यही है एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही यूथ में स्ट्रांग और हेल्दी जनरेशन थ्रू डेवलप करना, स्ट्रांग और हेल्दी जनरेशन यूथ की, ताकि उनमें इफेक्टिव हेल्थ केयर और प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स प्रमोट किया जाए। साथ ही उनमें सोशल वैल्यूज देना और स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी सर्विस उनमें पैदा करना। साथ ही उसके इफेक्टिवली एंगेजिंग यूथ एंड फैसिलिटेटिंग पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस प्रोसेस। जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती है, जैसे गवर्नमेंट की जो प्रोसेस होती है कि आप कोई स्कीम निकालेंगे तो फिर उसके पीछे आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको फिर उसका डाटा प्रेजेंट करना पड़ेगा, रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे, एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आप फिर रिजल्ट्स निकालेंगे और रिजल्ट्स पे जो है आप पॉलिसी बनाएंगे और ये पॉलिसी को फिर लिखना, ड्राफ्ट करना, फिर उसको पार्लियामेंट में पास करना। और ये सारी चीजें जो होती है, इन चीजों में यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए और उन्हें ये सारी चीजें सिखाने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है ये पॉलिसी। साथ ही ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी डिसएडवांटेजेस सेक्शंस है यूथ के, तो उनको उनको इन्वॉल्व करना, उनको अडॉप्ट करना इन पॉलिसीज में। साथ ही जिनकी स्पेशल नीड्स है, जैसे हम देख सकते हैं कि स्पेशली एबल्ड लोग, उनके लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स निकालना, वो यूथ के लिए अच्छे स्कीम्स निकालना, ये सब हम इसके थ्रू करते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स में कौन कौन से जो है स्कीम्स आते हैं, तो सबसे पहली स्कीम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK। ये स्कीम एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर फर्दर जो है सब स्कीम्स आते हैं, जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ क्रॉप्स, नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूथ हॉस्टल्स, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम एंड असिस्टेंट टू स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑपरेशंस। ये हो गई। तो ये सारे जो भी स्कीम्स है, ये सब स्कीम्स है जो आते हैं राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के भीतर। और उसके बाद में है NSS, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का काम है। देन अब हम देखते हैं कि नेशनल नेहरू युवा केंद्र संगठन कब हुआ था और इसका क्या काम है। नेशनल NYKS लॉन्च हुआ था 1972 में और वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की। इसमें करंटली फिलहाल 8.65 मिलियन यानी 86 लाख यूथ अभी इसमें एनरोल्ड है। साथ में 3 लाख यूथ क्लब्स है पूरी दुनिया, पूरी कंट्री में हमारे। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और यूथ लीडरशिप, यूथ में एंगेज करना, उनको नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना।
द एक्टिविटीज जो भी होती है NYKS में वो कैरिड आउट होती है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर से और सेकेंड नेशनल यूथ वॉलंटियर्स इन ईच ब्लॉक। तो ऐसे जो है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर और नेशनल यूथ वॉलंटियर इनके थ्रू एक्टिविटीज की जाती है। तो कोर प्रोग्राम्स है NYKS के, सबसे पहले यूथ क्लब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूथ में क्लब्स डेवलप करना, सोशल क्लब्स डेवलप करना, जैसे पब्लिक स्पीकिंग क्लब हो गया, आर्ट क्लब, लिटरेसी क्लब, बुक क्लब, ड्रामा क्लब, डांस क्लब, ये सारी चीजों के थ्रू जो है आर्ट डेवलप होता है, कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है। तो इसके थ्रू फंडिंग प्रोवाइड करके या फिर यूथ में क्लब्स डेवलप करना, और इन क्लब्स में से जो आते हैं वो आते हैं लीडरशिप। और जैसे ही लीडरशिप आएगा पार्टिसिपेशन भी आएगा, और जैसे जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि किस सेक्टर में कम काम करना चाहिए, किस सेक्टर में ज्यादा काम करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग ऑन यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो देखिए, तो क्लब हम वहां पर काम करेंगे जहां पर लीडरशिप कम है ना। तो यूथ क्लब्स हम ज्यादा से ज्यादा वहां पर फंडिंग कर सकते हैं और वहां पर ज्यादा यूथ क्लब्स शुरू करने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर लीडरशिप कम है। तो इससे क्या होगा, लीडरशिप डेवलप होगी। साथ ही कम्युनिटी डेवलपमेंट जहां पर जरूरत है, नीड बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट हम करते हैं। साथ ही NYKS में स्पोर्ट्स को प्रमोशन किया जाता है, जैसे स्पोर्ट मटेरियल्स दिए जाते हैं यूथ क्लब को। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पोर्ट्स मीट के यानी स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए फंडिंग की जाती है। और जिनके पास ऑलरेडी कोई खेल का कौशल्य है, स्किल है, उनको स्किल डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। साथ ही फोक आर्ट, कल्चर और युवा कृति, इन सब को प्रमोट किया जाता है। फोक आर्ट यानी वो या आर्ट फोक आर्ट यानी वो आर्ट जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। जैसे हम कह सकते हैं कि आदिवासी डांस या फिर ओल्ड सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स, ये सारे अलग अलग प्रकार के फोक आर्ट है। साथ में केव पेंटिंग जो है ना, वो भी एक प्रकार का फोक आर्ट है। तो इनको, साथ ही हमारे कल्चर को सेव करने के लिए हमारे लैंग्वेजेस में जो अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए, स्टोरीज, प्लेस, कविताएं लिखी गई है, उनको हम अलग भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनको डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इन सब में आती है। वैसे तो डिजिटलाइजेशन अभी अभी आया है, लेकिन ऐसा हम शुरू कर सकते हैं। साथ ही नेशनल डेज, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज को सेलिब्रेट करना, डिस्ट्रिक्ट यूथ कन्वेंशन, हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करना, और अच्छे यूथ क्लब्स को अवार्ड्स देना, उनको प्राइजेस देना, ताकि और ज्यादा यूथ क्लब्स शुरू हो। महात्मा गांधी युवा स्वच्छ अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के थ्रू हम गांव गांव जाकर ये यूथ क्लब्स जो है उन शहरों को शहरों को नहीं, उन गांवों को साफ करते हैं, श्रमदान करते हैं। जब हम समझेंगे श्रमदान क्या है, देखिए कैसा होता है ना, कि हमें ये सिखाया जाता है कि जो साफ कर रहा है, साफ सफाई करना है, ये गंदे काम है, और ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करना ये अच्छा काम है। लेकिन एक बात हम ये नहीं समझ पाते कि दोनों ही लोग अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। जो लोग स्वीपर की तरह काम करते हैं सड़कों में, शहरों में, वो भी अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं, और जो लैपटॉप्स पे बैठकर बड़े बड़े बिल्डिंगों में काम करते हैं वो भी अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जो पेट भरने के लिए हम काम करते हैं वो काम जो है डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी हर काम इक्वल है, हर काम का कोई, किसी भी काम का कोई यानी गिनौना नहीं है, सारे काम अच्छे हैं। तो इस वजह से हम अब स्वच्छता अभियान कर सकते हैं, हम श्रमदान दे सकते हैं कोई भी विलेज में। साथ ही युवा आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रम, तो ग्राम विकास करने के लिए यानी ग्राम पंचायत में युवाओं को, यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। अलग अलग प्रोग्राम्स जो NYKS में होते हैं, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स में स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग लोग एक जगह पर आते हैं, यूथ क्लब्स आते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं अलग अलग आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में। इससे क्या होता है, हमें समझ आता है कि उन स्टेट में क्या है, उन डिस्ट्रिक्ट में क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है। हमारी स्पेशलिटी हम उन्हें बता सकते हैं लोगों को नेशनल लेवल पर। यूथ लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम,
यूथ में लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। लाइफ स्किल ट्रेनिंग फॉर एडोलेसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए होता क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमें ये पता होता है कि क्या पढ़ाना है, पर हमें ये नहीं पता होता कि क्यों पढ़ाना है। साथ ही हमें जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पता होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता क्यों हम पढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं या पढ़ा इसलिए रहे हैं ताकि हमें पैसे मिले, हमें जॉब मिले। बट एक्चुअल में जब हम समझेंगे कि क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी जिसमें हम रहते हैं, जो देश हमारा है, जो विलेज हमारा है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका डेवलपमेंट हो। साथ ही हमारे आसपास जो लोग हैं उनके साथ हम अच्छे बर्ताव करें, हम सीखे, उनसे सीखे, उन्हें सिखाए जो हमें आता है, और उनका कैसे डेवलपमेंट हो, उनकी इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इंप्रूव हो, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। और इस वजह से ये सारी चीजें होते हैं। साथ ही एडवेंचर कैंप्स, जैसे फॉरेस्ट में घूमने जाना, पहाड़ों पर चढ़ना, या फिर कोई फोर्ट्स पर चढ़ना, और अपने कल्चर का, अपने आर्ट का, अपने हिस्ट्री का समझ रखना। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी हर जगह के ट्राइबल्स अलग लोग हैं ना, आदिवासी लोग है ना। तो जैसे गढ़चिरौली के अलग आदिवासी हो गए, फिर उसके बाद में एमपी में अलग आदिवासी होंगे, हिमाचल प्रदेश में हो गए, केरला में हो गए। तो ये सारे चीजों को एक ही जगह को एक्सचेंज करना, मतलब जैसे गढ़चिरौली का यूथ जो है केरला जाएगा, केरला का हिमाचल, हिमाचल गढ़चिरौली, इससे क्या है वो हर जगह के मतलब कल्चर को सीखेंगे, और इससे जो है हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आर्ट है, वो प्रिजर्व रहेगा। अब इम्पोर्टेंट है इसका डिजिटलाइजेशन करना प्रिजर्वेंस के लिए। तो जब ये यूथ क्लब्स मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग प्रोग्राम में, गवर्नमेंट के साथ ही वो इन्वॉल्व होते हैं, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, लिटरेसी, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, देन प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड चॉइसेस, कि कौन से काम करने चाहिए और किस में से हम अपना पैसा कमा सकते हैं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड्स बेहतर हो। साथ ही प्रमोशन ऑफ योगा, योगा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देखो क्योंकि कैसा है, योगा से इतने बेनिफिट्स है योगा के, मैं बता रहा हूँ, हम समझ नहीं पाएंगे। एक वक्त था जब मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता था, क्योंकि नीचे वाली कमर में, क्योंकि मैं जो है एक लड़ाई में हो गया था, मतलब मेरी किसी इंसान के साथ लड़ाई हो गई थी, उस वजह से मैं नीचे गिर गया था, तो मेरे लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था। तो करीब करीब मैंने 2 साल योगा किया और आज मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे जो है बेनिफिट्स होते हैं योगा के, तो योगा को जरूर करना चाहिए। साथ ही डिजिटल लिटरेसी, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, जिन अल्कोहल और टोबैको से जो लोग एडिक्टेड है, खर्रा, गुटखा, तंबाकू, खैनी, इन सारी चीजों से जो बच्चे, जो यूथ, जो अडल्ट लोग जो अफेक्टेड है, जो एडिक्टेड है, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी उनकी आदत छुड़वाने की डी-एडिक्टिंग सेंटर करने की कोशिश करना। साथ ही ऐसे सोशल एविल्स जो सोसाइटी में फैलते हैं, जो गलत होते हैं, जो इनइक्वालिटी परपेट्रेट करते हैं, तो उनके लिए उनसे डील करना, उनको कम करना, उन्हें खत्म करना, ये सब सारी चीजें जो है इन सारे यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में होती है। साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट के साथ मैंने एक शब्द का उपयोग किया था जिसे हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी यानी यही समझा जाता है कि दुनिया में 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल, लेकिन देखा जाए तो वैसे बहुत सारे जेंडर है। ट्रांसजेंडर के बारे में भी बहुत सारी गलत फहमियां हैं लोगों में। देखिए कैसा है, वुमन की कंडीशन तो सोसाइटी में खराब है, लेकिन ट्रांसजेंडर की कंडीशन वो तो उनसे भी ज्यादा खराब है, तो उन पर भी स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। और जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो सिर्फ वुमन की बात करके कोई इक्वालिटी थोड़ी होगी ना, हमें तो ट्रांसजेंडर के बारे में भी बात करनी होगी। तो ऐसे उसके बाद एनएसएस, एनएसएस को लॉन्च किया गया था, नेशनल सर्विस स्कीम को 1969 में। ऑब्जेक्टिव था इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट यूथ डेवलप करना, वॉलेंटरी कम्युनिटी सर्विस की तरह। हमारे यहाँ पे इंस्पायर कहाँ से लिया गया था एनएसएस को? महात्मा गांधी जी की तरफ से। और उसका मोटो है नॉट मी बट यू, मैं नहीं पर तू, पहले तू, मैं नहीं। अभी बहुत ज्यादा वॉलेंटियर्स यूथ में है। तो इसमें बेसिक डिजाइन ऐसा है कि
जैसे 12th के स्टूडेंट्स हो गए, 11th के स्टूडेंट्स हो गए, डिग्री स्टूडेंट्स, तो इनमें एनएसएस प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स करना, जैसे रेगुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे इंपॉर्टेंट डेज को सेलिब्रेट करना, और अलग अलग अवेयरनेस एक्टिविटीज जैसे जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद में सेक्सुअलिटी एजुकेशन, उसके बाद में लाइफ स्किल एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, मोटिवेशनल, करियर अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस फॉर यूथ, इन सारी चीजों के बारे में लोगों में जागरूकता यानी यूथ में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सारी चीजें इस रेगुलर एक्टिविटीज में होती है। साथ ही इनमें हम जैसे 7 डेज स्पेशल कैंप्स करते हैं और डे कैंप्स भी करते हैं। जो डे कैंप होता है वो एक ही दिन का होता है नॉन रेसिडेंशियल, और जो 7 डे कैंप होता है वो स्टूडेंट्स को लेकर हम कॉलेज में जो जाते हैं और वहां पर हम करते हैं, उसे कहते हैं स्पेशल कैंप, 7 डे कैंप, जिसके लिए हमें फंड मिलता है। मैं भी अभी जिस कॉलेज में काम करता हूँ, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुंगरा, आज की डेट है 25 नवंबर 2025, और आज मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिस की तरह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुंगारा महाराष्ट्र में काम करता हूँ। और यहाँ पर एनएसएस के थ्रू हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे स्पेशल कैंप्स करते हैं हम, उसमें फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, डिजिटल लिटरेसी, अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, साथ ही फार्मिंग एक्टिविटीज की टेक्नोलॉजी नॉलेज प्रोवाइड करना फार्मर को, तो ये सारी चीजें हम उसमें करते हैं। साथ ही स्पेशल कैंप्स में इवनिंग्स में जो है, सुबह तो श्रमदान होता है, फिर दोपहर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, और इवनिंग में जो है कल्चरल एक्टिविटीज को हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो एनएसएस में ये सारी चीजें होती है। ब्लड डोनेशन कैंप होता है, आई डोनेशन कैंप होता है, तो ये सारी चीजें हम एनएसएस में करते हैं। ये हो गया उसका बेसिक लाइक बेसिक डिजाइन और प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो मैं प्रोग्राम ऑफिसर था तो मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे तो ये पता ही था। साथ ही हम ये भी करते हैं कि किसी भी एक विलेज को करीब करीब, जो हमारा कॉलेज के करीब विलेज है, उसको अडॉप्ट करते हैं, उसमें काम करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की, कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट करने की कुछ कोशिश करते हैं। और नेचर और एक्टिविटीज तो मैंने बता ही दी आपको, जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस रहना क्यों जरूरी है, पानी जमा नहीं होने देना ताकि मच्छर ज्यादा पैदा ना हो सके, है ना, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, लिटरेसी, फिर वुमेन एम्पावरमेंट, प्रमोशन ऑफ योगा, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, कैलेमिटीज, इन सारी चीजों के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में जानकारी देना, ये सारी चीजें एनएसएस एक्टिविटीज में आती हैं। साथ ही इनमें अदर एक्टिविटीज कौन से होते हैं, एडवेंचर कैंप्स होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होते हैं, उसके बाद में ईस्ट के लिए, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए, देन डे परेड्स होती है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के लिए, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होती है एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए, नेशनल यूथ के लिए डिफरेंट कन्वेंशंस होते हैं, यूथ और इंटरनेशनल कॉन्वेंसेस होते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम देखेंगे राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। इस ये है श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है अंडर मिनिस्ट्री बाय वर्च्यू ऑफ एनेक्टमेंट राजीव गांधी एक्ट 2012 में किया गया था, और फंक्शंस करता है थिंक टैंक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए थिंक टैंक जैसे काम करता है। तो इसमें प्रोग्राम्स क्या है, जैसे एकेडमिक प्रोग्राम्स है, जैसे एमएससी इन काउंसलिंग साइकोलॉजी जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, फिर एमए है सोशल इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर स्टडीज में, लोकल गवर्नेंस डेवलपमेंट, सोशल वर्क में, पब्लिक पॉलिसी में। अभी मैंने जब देखा था रिसेंटली कल परसों, तो ये सारी चीजें तो अभी फिलहाल नहीं है, इतनी सारी कुछ कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन थोड़े थोड़े हैं, जैसे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट पॉलिसी और प्रैक्टिस है, सोशल वर्क चल रहा है, तो ये सारी चीजें तो चल रही है, लेकिन जेंडर स्टडीज वगैरह थोड़ा कम हो चुका है। ट्रेनिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं यूथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए, साथ ही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर इक्विटी, लाइफ स्किल, डिजिटल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्क रिडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, वुमेन लीडरशिप पार्टिसिपेंट, तो ये सारी प्रोग्राम्स यहाँ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर लोगों की यूथ की होती है। साथ ही रिसर्च प्रोग्राम जैसे इंटरडिसिप्लिनरी डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर यूथ स्टडीज पर अवेलेबल है। अब हम अगर देखेंगे तो हाँ, तो आगे का हम बाद में देखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।